हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन मॉक टेस्ट नंबर 8 करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। दूसरा, जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की पीडीएफ होती है और जेके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अब आज से जो अब क्लास का टाइम है वो चेंज हो गया है। पहले जो सुबह 11 बजे क्लास होती थी, अब इवनिंग में 7 बजे हुआ करेगी। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 11 बजे क्लास का वेट मत करना, अब जो क्लास होगी 7 बजे होगी और मैंने टेलीग्राम चैनल पर बता भी दिया था आज आपको, ठीक है। तो चलिए आज के सवाल की हम शुरुआत करते हैं। और क्या है आज का मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन ये है कि जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। तो जो लोग ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं वही लोग ज़िंदगी सफल भी होते हैं। जो घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, रिस्क कभी नहीं लेते ज़िंदगी में, सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वो हमेशा गोबर ही रह जाते हैं। और गोबर का अंत जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। और एक होमवर्क क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट कौन से मॉक टेस्ट में दिया था मैंने आपको, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सभी ने सही जवाब दिया था। इसका राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे आज़ाद भारत के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज निक नेम एज सिटी ऑफ जॉय इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो निक नेम होते हैं सिटीज़ के, उनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। और इसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाल भी रखी है अपने चैनल पे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट निक नेम वाले हैं शहरों के, वो सब मैंने कवर कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है? सब जानते होंगे इसका आंसर, कोलकाता को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता। कोलकाता क्या है? ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है, ठीक, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालत पर बाध्यकारी हैं? तो सही बात है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, जानते हैं आप लोग। उसके नीचे ही सारे कोर्ट आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है ना। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, वो सारे जो नीचे वाले कोर्टों को मानना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? ये आर्टिकल कहा गया 141 में, ऑप्शन नंबर 4। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ये लगा के मत आ जाना, अब वो रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े थे, वो रिटायर हो चुके हैं। अब कौन है इसका आंसर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताया गया, सवाल मैंने आपको कराया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र द्वारा वसूला जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है? डायरेक्ट हमसे नहीं लिया जाता है, लेकिन हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है हमारे ऊपर। सब जानते हैं, जब आप कभी होटल वगैरह में जाते हैं, कहीं भी रुकते हैं, तो वहाँ पर एक सर्विस टैक्स आपको देना पड़ता है। वो ज़्यादा तो सरकारी खाते में है, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट नहीं ले रहा है, वो किसी के थ्रू ले रहा है आपसे। जैसे आप होटल में रुके, किसी होटल में रुके, तो होटल वाला आपसे वो टैक्स लेगा, लेकिन वो टैक्स किसको पे करेगा? वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने आपसे डायरेक्ट ना लेके ऑनर के थ्रू लिया, तो उसको हम बोलते हैं सेवा कर, ऑप्शन नंबर 5। और जानते हैं सर्विस टैक्स, सब जानते ही, देते ही रहते हैं, हमें हर चीज़ सर्विस टैक्स देना पड़ता है। कोई भी हम सर्विस लेंगे उसमें हमें सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो सिमलीपाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, अच्छे एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। तो जो सिमलीपाल है ये पड़ता है आपके उड़ीसा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। और उड़ीसा के राजधानी जो भुवनेश्वर, वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर भी है, लिंगराज मंदिर, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है भुवनेश्वर में। तो आप लोगों से कोई घूमा भी होगा और कुछ लोग नहीं भी घूमे होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सब जानते हैं कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, पहले तो आपको पता होना चाहिए, मैं सब पढ़ा रखा, लेकिन फिर मैं आपको याद कराता हूँ। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। किसके द्वारा? A.O. हुम के द्वारा, ठीक है ना। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। उस समय बॉम्बे कहा जाता था इसको, मुंबई को, ये तो आज मुंबई बोला जाता है। इसकी सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन की, पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है 1906 में किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि 1906 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सेशन कांग्रेस का, इसलिए सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि ठीक इसके एक साल बाद ही क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल में और नरम दल में 1907 का, जब सूरत का अधिवेशन हुआ था। ये आपने पढ़ा होगा, अगर अच्छे से आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो
तो 1906 में किसने अध्यक्षता की थी? वो की थी दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी भारत में कि कैसे अंग्रेज हमारे भारत से धन लूट के ले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज कॉल्ड एज दरवेश और ए जिंदा फकीर? तो सब जानते हैं कौन था, वो था आपका औरंगजेब। और औरंगजेब ही इतना नालायक मुगल एम्पायर था जिसने मुगल साम्राज्य का ही खात्मा कर दिया। इसके शासन तक आते आते मुगल की जो नींव थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन वही जब अगर इसकी हम स्थापना की बात करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाबर ने, ठीक है। बाबर हो गया, फिर जहांगीर आया, फिर अकबर आया, फिर उसका बेटा शाहजहां वगैरह सब ऐसे आए। उनके समय में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे औरंगजेब आया इसने मुगल साम्राज्य की मटिया पलट कर दी और मुगल साम्राज्य का एंड टाइम होते होते खत्म ही हो गया। बहादुर जफर के टाइम आते सब खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेकार राजा था ये। अगला क्वेश्चन है, राजघाट का स्मारक है, राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ? तो सब जानते हैं जो राजघाट है किसका मेमोरियल स्थान है? तो जो राजघाट है ये महात्मा गांधी का मेमोरियल स्थान है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, महात्मा गांधी। और कहाँ पड़ता है राजघाट? ये आपके नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी का भी एक है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं शक्ति स्थल के नाम से। हम इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसको जानते हैं शक्ति स्थल। अब आपको मुझे ये बताना है जो राजीव गांधी का जो घाट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या नाम पे घाट है कि नहीं है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाम से कोई घाट है या नहीं है। अगर है तो उसका नाम क्या है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे को देखता हूँ कितनी नॉलेज है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में प्रारंभ होता है? यानी क्या पूछा है, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल इन ह्यूमन बींग्स? तो ये पूछ रहा है कि भोजन का सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया था साइंस में कि जो भोजन का जो पाचन सबसे पहले शुरू होता है वो मुंह से ही हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे लार में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? वो टाइलिन एंजाइम होता है, जो भोजन जो स्टार्च होता है उसको पचाने में सहायक होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि खाने को चबा के खाना चाहिए। जितना आप खाने को चबा के खाएंगे उतना ज़्यादा उसमें लार क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। जितने ज़्यादा लार उसमें लगेगा उतना जल्दी खाना आपका नीचे डाइजेस्ट हो जाएगा पेट में आपके, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ना मुंह। तो हमारे भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आंसर आँख लगा के मत आ जाना कि छोटी आँख बड़ी आँख इन पर लगा के मत आ जाना, वहाँ भोजन तो बहुत बाद में पचता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जहां वोट देयर वैक्सीनेशन कैंपेन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ये कहाँ किसी न किसी एग्जाम जरूर मिलेगा, भले एनएमडीसी मिले ना मिले, ज़्यादा गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन जो और अच्छे एग्जाम लेवल, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होंगे, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह जो एग्जाम होने हैं आने वाले टाइम में, पार्क वगैरह एग्जाम होने, उनमें क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा ये। तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन जो अभियान शुरुआत करी गई है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और दिल्ली के सीएम सब जानते कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रमोट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो एनर्जी के फील्ड में भारत बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहा है और धीरे धीरे हम इसमें आत्मनिर्भर होते भी जा रहे हैं। तो एक सरकार के द्वारा एक लॉन्च किया गया मिशन जिसका नाम क्या है? इसका नाम है इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, इसका जवाब भी हम देंगे कमेंट बॉक्स में। तो सारे सवाल जो कमेंट बॉक्स में देने हैं आंसर, अगर आपको आते होंगे तो जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, जितने मैंने पूछे हैं अभी तक। अगला सवाल है, यहाँ से रीडिंग सवाल शुरू हो जाता है। तो रीडिंग सवाल क्या है, 7 से 98 हो गया है, तो 11 से आगे क्या बनेगा? ऑप्शन है 242, 290, 180, 230। तो अगर इसमें लॉजिक हम लगाएं तो क्या लॉजिक हो सकता है फ्रेंड? 7 से 98 कैसे हुआ होगा? पहले तो हम ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक आगे मिलता लगेगा। तो 7 से 98 अगर हम देखें तो 1 मिनट ये करके देखें। अगर 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 49, और इसका अगर मल्टीप्लाई 2 से हम कर दें, यानी इसका दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 18 2 चौके 8 9 98 बन रहा है। ऐसा करके 98 बनेगा। 7 का हम स्क्वायर करें 49 और उसको हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और 98 हमारा बन रहा है। अगर यही लॉजिक 11 में लगाते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखते हैं, और देखना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसका हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा तो जाएगा 2 4 2 242 आ रहा है। 242 ऑप्शन हमको कहीं दिया हुआ है, देखो दिया हुआ ऑप्शन फर्स्ट एंड लॉजिक हमने बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। तो हमने क्या करा है, पहले संख्या जो दी है उसका हमने स्क्वायर करा है। तो स्क्वायर क्या हुआ? 11 का स्क्वायर 121 होता है, हम जानते हैं। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 242 आ गया। जैसे 7 का स्क्वायर हमने किया 49 आया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 98 आ गया। तो लॉजिक हमारा परफेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
इसमें क्या दे रखा है, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम हाइब्रिड इज रिटन एज IAEUOE। तो व्हाट इज द कोड फॉर पेंसिल। अच्छा, पेंसिल कोड बताना है और पहले तो हमें कोडिंग ढूंढना पड़ेगा, कोडिंग है क्या इसमें। तो क्या दे रखा है, हाइब्रिड HYBRID। इससे हमारा क्या बना है, IAEUOE, ये बनना है हमारा। तो देखें GHI यानी यहाँ +1 हो रहा है, फिर YZA यहाँ +2 हो रहा है, फिर BCDE यहाँ +3 हो रहा है, RSTPQRSTU यहाँ +4 यहाँ +3 हो रहा है, IGHIJKLMNO यहाँ पे +5 हो रहा है, और ABCDE यहाँ +1 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 1 2 3 3 5 1 चल रहा है हमारे पास। तो देखते हैं, इस पर लगाते हैं हम लोग। तो पेंसिल का कोड हमारा क्या बनेगा, PENCIL। तो पहले में +1 के तो P से बने Q, तो यहाँ तो Q आ जाएगा। तो देखो Q वाले ऑप्शन देखो, पहला और चौथा है, यानी दूसरा तीसरा ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुरुआत U से हो रही है। तो इसमें तो 2 आंसर वैसे एलिमिनेट हमारे पास हो गए। यानी अब अगर आंसर हमारा है तो पहला होगा या दूसरा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चल रहा है, ये देख लीजिए, QGQGN। यानी देखो पहले चौथे में एंड का लेटर अगर हम मिला लें तो हमको पता लग जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हो, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, समझ लीजिए यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है SSC MTS की। MTS का उठाया जो कि हाई स्कूल लेवल पे ही होता है, क्योंकि ये NMDC एग्जाम पे आपका हाई स्कूल लेवल पे ही है। अब देखिए कितना अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन हो गया कि हमको खाली एंड का लेटर अगर हम मिला लेंगे तो हमारा आंसर हमको पता लग जाएगा। तो हमको पता था एंड में +1 हुआ था, तो JKL का क्या आएगा, M आता है, हम जब जानते हैं इसका +1 हम करेंगे JKLM, और M वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमको दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम आगे क्यों मिला है, क्योंकि हमको जब ऑप्शन पता लग चुके हैं, जब शुरुआत Q से हो रही है, देखिए सब में शुरू के जो 5 वर्ड है वो कॉमन है, QGQGN। तो हमें पता है एंड का अक्षर मिला लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी होता है, अगर दिमाग से सॉल्व करेंगे ना तो आपका सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। समझ लीजिए अगला क्वेश्चन है, ये आ गया मैथ का सवाल। अब यहाँ से हम करेंगे मैथ का सवाल। तो क्या कहता है, 2 पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 40 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 10 मिनट के बाद पाइप Q को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद P टैंक को कितने समय में भर जाएगा। तो इस टाइप के सवाल मैंने कराए हैं, टाइम एंड वर्क में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और टाइम एंड वर्क का टाइप ही है ये, पाइप और टंकी वाला सवाल है। चाहे ठीक है ना, चाहे जैसा हम वो करते हैं सवाल, जैसे राम कितने दिन काम करता है, मोहन कितने दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, उस टाइप का वही कॉन्टेंट इसमें लगता है हमारा। तो कैसे करते हैं इस सवाल को, फटाफट करते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी टाइम एंड वर्क की मेरी मैथ की, जाके मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और आप एक लिए बनाएगी ये। तो पहला कह रहा है P जो है वो 40 मिनट में टैंक को भर सकता है, 40 मिनट में, और Q जो है ये 30 मिनट में भर सकता है। ये भर सकते हैं, लेकिन हमको टैंक की कैपेसिटी नहीं पता, हम टैंकी की पूरी कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो कैपेसिटी कितनी होगी, कैल्शियम होगा, 40 30 कैल्शियम कितना होगा, 120, इनका लास्ट पाम निकाल देंगे। यानी हम ये मान लिए कि यही टोटल काम है जो 120 टैंकी की क्षमता है जो भरनी है इस नल को, यानी नल P और नल Q को भरना है। तो अगर 120 लीटर की टंकी है और P 40 यूनिट पानी डाल देता होगा, तो 120 यूनिट पानी भरने कितना मिनट दे लगेगा, उसको 3 मिनट लगेगा, जाहिर सी बात है। ये 3 मिनट में टैंकी को भरेगा, और Q कितने 4 मिनट में भरेगा। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि तब समझा रखा है मैंने। अब आगे सवाल क्या कहता है, उसका क्या कह रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी P को भी खोल दिया हमने, Q को भी खोल दिया, दोनों हमने एक साथ खोल दिया है। अब दोनों एक साथ काम करेंगे बड़े एफिशिएंसी से, यानी P 3 की स्पीड से काम करेगा और Q 4 की स्पीड से काम करना चालू कर देंगे। अब हुआ क्या कि 10 मिनट के बाद Q को बंद कर दिया गया। अब यहाँ से सोचना आपको यह है कि 10 मिनट के बाद Q को बंद करेगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि P और Q ने 10 मिनट तक तो साथ ही काम किया होगा। ये तो सही बात है ना। अगर Q को हम 10 मिनट के बाद बंद कर रहे हैं तो उसका मतलब खोला तो हमने दोनों साथ में ही था। अगर Q को 10 मिनट के बाद बंद करा, इसका मतलब P ने भी तो 10 मिनट तक काम किया होगा साथ में इसके। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, और 10 मिनट तक तो दोनों ने साथ में काम किया है इसका मतलब। तो 10 मिनट दोनों साथ किया तो कितना यूनिट काम कर दिया होगा, 70 यूनिट इन्होंने काम कर दिया है। यानी 120 में 70 यूनिट ये लोग पानी भर दिया दोनों ने मिलकर 10 मिनट के अंदर। तो बचा कितना, भी इसको घटा देंगे हम, तो 50 यूनिट पानी भी बचा हुआ है। इस 50 यूनिट पानी कौन भरेगा, अब कौन भरेगा, क्योंकि Q तो बंद हो गया है। अब Q का काम तो है नहीं, Q का रोल तो अब खत्म हो गया हमारे पास। अब बचा कौन है, P। अब बेचारे इसी को मेहनत करनी पड़ेगी, अब अकेले इसी को मेहनत करनी है। अब इस 50 यूनिट को ये कौन भरेगा, P भरेगा। तो कैसे भरेगा देखते हैं। तो 50/3 हो गया। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये 50 कैसे आया, क्योंकि 120 पानी था,
दोनों 10 मिनट तक काम करा, 4 3 7 की स्पीड से काम करा, 10 मिनट तक काम करा, 70 मिनट उन्होंने पानी भर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी जो 50 मिनट है ऊपर भी, नीचे भी मिनट है, हम उसको पूरा सेकंड प्ले को चेंज कर लेते हैं। सेकंड चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3000 सेकंड, बिल्कुल होगा 6 पंजे 30, हाँ 3000 होगा, सही है। और नीचे तो आएगा हमारे पास 3 आ गया, तो काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा 3 कम 3 सॉरी 50। अच्छा पी टैंक कितने समय में भरेगा, सही है बिल्कुल 50/3, तो हो तो यार हम क्यों चेंज क्यों कर रहे हैं, चेंज की जरूरत ही नहीं हमको। 50/3 करेंगे तो कितना भाग करेंगे, 3 कम 3 बचेगा 2, 20 3 चिक्का 18, बचेगा कितना 20 यूनिट, मतलब उसको 20 को हम चेंज करेंगे 20/60 यानी 1/3 40, 60 से करेंगे तो 2 कम 2 6 4 3 2 6 40, ठीक है। तो 16 मिनट हमको ये पूरा लग ही रहा है, 16 मिनट तो पूरा लेंगे, लेकिन साथ हमें कुछ यूनिट पानी हमारा और बच रहा है। देखिए अब इसके लिए 16 मिनट का आंसर हमारा नहीं होगा अब, और हमको पता लगे बी और डी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 15 मिनट और 15-20 सेकंड आ रहा है, ये आंसर तो हमारे वैसे भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर 16 मिनट में आ रहा है, लेकिन 16 मिनट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो 16 मिनट में आंसर नहीं हो सकता है। 16 मिनट ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है 40 सेकंड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप क्या करेंगे, आप सेकंड चेंज करेंगे, जो बचे हुए थे ना वो 20 को आप सेकंड चेंज करेंगे, उसके बाद फिर उससे डिवाइड करेंगे तो 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समय को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी बस आपको अपने। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बाय सेलिंग गुड एट 540 ए ट्रेड इंकर्ड 10% लॉस, इफ ही वांट टू मिनिमाइज द लॉस बाय 5%, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस। अच्छा तो ये कह रहा है कि 540 रुपये में सामान बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हुई है, यदि वह हानि कम करना चाहता है, कितने प्रतिशत तक, 5% कम करना चाहता है, सो रहा है 10 मिनट बहुत ज़्यादा, थोड़ा हानि कम हो जाए, 5% कम हो जाए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी फिर नया सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होना चाहिए, हमसे उसने पूछा गया है। तो सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हमको क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए ना कि वस्तु है कितने की, तभी हम उसको बेचेंगे। अभी हमको यहाँ तो पता ही नहीं है सवाल में कि एक्चुअली उसका प्राइस है क्या सामान का, तो सिखा रखा है मैंने कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, करते हैं फटाफट सवाल को। सवाल क्या कह रहा है कि 10% हानि बेचा जा रहा है, इसका मतलब अगर 100% का सामान होगा, जैसा किसी की कीमत हम 100% मानते हैं, तो बेचा कितने में, 90% उसने बेचा है, 90% बेचा है, लेकिन सवाल के कितने में बेचा उसने बेचा 540 रुपये में, तो जो 90% है 540 के बराबर होगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 9 × 54, नहीं सॉरी 9 × 54, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपये, यानी उस वस्तु की जो कीमत है वो 600 रुपये है। अब 600 को 10% आप निकालिए कितना होगा 60 रुपये, 60 रुपये घटा दीजिए क्योंकि हानि हो रही थी हमको, तो बचे कितना 540 रुपये, यानी हमारा जो 600 रुपये आया है बिल्कुल सही आया, यानी उस प्राइस जो वो माल है या जो भी सामान है उसका एक्चुअल प्राइस 600 रुपये है, यही मेन प्राइस है, यही हमको अब ज्ञात करना था। अब क्या कह रहा है कि हमको 5% हानि कम करनी है, तो उसका 5% निकाल दो 600 का, क्योंकि पहले 10% हानि हो रही थी, अब हमको 5% हानि करनी है अपनी, हम 5 कम कर देंगे, तो 600 का 5% कम कर दो, बट्टे 100 कर दो, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, तो 600 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 600 रुपये में से 30 हम घटा देंगे, क्योंकि हानि हो रही है हम घटा रहे हैं 570 रुपये, यानी अब हमें उस वस्तु को 570 रुपये बेचना होगा, तभी हमारे जो 5% की हानि है वो होगी, नहीं तो 10% की हानि हमको पहले हो रही थी। तो राइट आंसर क्या होगा 570 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स, कि पी क्यू का आधा निवेश करता है और क्यू आर जितना आधा एक व्यवसाय में लगाता है, यदि 7,000 रुपये के मासिक लाभ को उनके बीच बांटा जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा, यानी इंग्लिश में पढ़े तो समझ में आ जाएगा। पी इन्वेस्ट हाफ एज मच एज क्यू एंड क्यू पुट्स इन हाफ एज मच आर इन बिजनेस, ठीक है। इफ द मंथली प्रॉफिट ऑफ 7,000 रुपीज इज सेल्ड बिटवीन देम व्हेन व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। अच्छा तो ये सही है, तो पी क्यू आर ने कुछ अमाउंट लगाया है, कुछ उन्होंने अमाउंट लगाया अलग अलग रेशो में, जब उन्होंने अमाउंट लगाया किसी बिजनेस में तो उनको लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट तो जैसे तो बढ़ेगा सब में। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ता है मैंने आपको सिखाया था, जिसका जितना ज़्यादा रेशो होगा, जैसे जैसे पैसा लगाएगा उसको वैसे हिसाब से रुपये दिया जाएगा, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, यही होता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इनका रेशो निकालते हैं, क्योंकि रेशो हमको निकालना पड़ेगा पहले, पी क्यू आर का रेशो हमको पता लगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम आर से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है कि क्यू जो है आर जितना आधा एक व्यवसाय लगाता है, अगर सोच लो आर अगर 4 रुपये लगा रहा था तो क्यू उसका आधा लगा रहा था, आर से आधा लगा रहा था, तो क्या ये 2 रुपये लगा रहा होगा, चैट सी बात है। और पी जो है वो क्यू का आधा लगा रहा था, अगर क्यू 2 रुपये लगा रहा तो पी कितना लगा रहा होगा, पी 1 रुपये लगा रहा होगा ना। ये हमारा क्या रेशो है, हमारा सवाल एकदम फिट बैठ गया सवाल के हिसाब से, क्योंकि क्यू जो है वो आर से आधा पैसा लगाता है और पी जो है वो क्यू से आधा पैसा लगाता है। तो हमने माना आर से शुरुआत करी, हमने एंड वाले को पकड़ा, तो अगर आर ने 4 रुपये लगाए तो क्यू ने उसका आधा लगाया यानी 2 रुपये लगाया।
फिर पी ने क्यू का भी आधा लगाया था, तो अगर क्यू 2 रुपये लगा रहा था पी 1 रुपये लगाएगा। ये आ गया हमारा रेशो। अब हमारा सवाल हो गया सॉल्व। तो 4, 2, 6 और 7, तो रेशो में कितना आ रहा है हमारा 7, एक्चुअल में कितना है 7,000 रुपये है, ये तो प्रॉफिट है हमारे पास में। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000 रुपये। समझ में आ गया आपको, एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी 1,000 रुपये होगी। हमसे पूछा क्या था आर का हिस्सा हमसे पूछा, तो आर का रेशो कितना है 4। अगर एक रेशो की वैल्यू 1,000 रुपये है तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 4,000 रुपये। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर क्यू का पूछता तो 2,000 रुपये आ जाएगा, पी का पूछेगा 1,000 रुपये का, और टोटल जोड़े कितना का 7,000 रुपये आ जाएगा। यानी हमारा सवाल एकदम सही है, हमने सही जवाब निकाला है। तो राइट आंसर होगा हमारा 4,000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख लीजिए 4,000 रुपये। 2,000 अगर क्यू का पूछता तो हमारा आंसर बी होता 2,000 रुपये, और अगर पी का पूछता 1,000 तो पी का था 1,000 रुपये, जो कि आंसर नंबर डी हो जाता है हमारा। देखो सारे उन्होंने आंसर दे दिए हमको ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सवाल आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, हमारे टॉप 50 को समाप्त हो जाते हैं मॉक टेस्ट के। आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है कि 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को रूप में जाना जाता है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ 3 साइड्स इज नोन है। तो हम क्या कहते हैं जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, जल डमरू मत कहते हैं, लेगून कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में क्या है स्ट्रेट, लेगून, पेनिसुला या बे। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल अगर आपने पढ़ी होगी, जिसका इंटरेस्ट होगा इस सवाल को जानता होगा। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया और ये सवाल मैंने पढ़ाया भी आपको। तो देखते हैं किसको याद है किसको याद नहीं है। तो इसका जवाब कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और इससे पहले जो सवाल मैंने पूछे थे आपसे वीडियो के दौरान, उन सवाल का जवाब सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो का टाइम अब 7 बजे रहेगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।